वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। चलिए न्यूट्रिशनल टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं और आज बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली जो हमारे शरीर को पर डे 10 ग्राम से ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है उसको हम ऐसे देख सकते हैं, कार्बो एंड हाइड्रेट, कार्बन एंड H2O वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हम सबको एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS एंड RBC सेल को भी एनर्जी रिसोर्स कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर हम प्रॉपर रेशियो में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द डे तो प्रोटीन को भी अपना काम करने में मदद मिलती है। जैसे कि प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ मसल्स। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं दिन भर में, तो जो प्रोटीन हम कंज्यूम करेंगे उसको भी अपना काम करने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं लिवर में और मसल में, और वहाँ से वो एनर्जी सप्लाई करते हैं जब रिक्वायर्ड होता है। शरीर में एक हार्मोन होता है, उसका नाम है इंसुलिन। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल रेंज में रखे, जो होता है 80 to 120 mg पर 100 ml। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं या फूड ईट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, फिर वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में जाके। उसके बाद हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से राइज़ कर जाता है, पार कर जाता है 120 mg को। तब वो इंसुलिन हार्मोन का काम शुरू होता है कि वो उसको वापस नॉर्मल रेंज में लाए। उसके बाद जो ग्लूकोज होता है वो लिवर में एज ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है, और हमारा लिवर होता है वो एक स्मॉल क्वांटिटी ही स्टोर कर सकता है। वो फुलफिल होने के बाद वहाँ से अगर ग्लाइकोजन फुल हो गया, उसके बाद वो जाता है मसल ग्लाइकोजन में, जहाँ पे उसका मेन काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर जिसका ज़्यादा मसल मास होगा उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी मसल ग्लाइकोजन को स्टोर करने की। जो अगर रेंज में बात करूँ मैं, 300 to 600 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन होता है। अगर दोनों फुलफिल हो जाए, लिवर और मसल, उसके बाद वो जो एक्सेसिव ग्लाइकोजन बचता है वो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू बॉडी फैट अराउंड द बॉडी। थिंग नोट करने की है कि फैटी एसिड्स फ्यूल के तौर पे तो यूज़ हो सकते हैं एनर्जी के तौर पे, लेकिन फैट कभी भी ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। दो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। उसमें डाइजेशन के तौर पे ही बात करें तो इसको अपन फास्ट एब्जॉर्ब और स्लो एब्जॉर्ब देख सकते हैं। अगर ऐसे फूड्स जो अपने को तुरंत डाइजेस्ट हो जाएं, ब्लड में तुरंत एंटर कर जाएं और एकदम से एनर्जी दें, उनको हम फास्ट एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन उनकी बात क्या होती है, एनर्जी तो तुरंत दे दी उन्होंने, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहती एनर्जी। और जहाँ तक स्लो एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, वो धीरे से डाइजेस्ट होते हैं शरीर में, धीरे से एंटर करते हैं ब्लड में, लेकिन जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वो लंबे समय तक सस्टेन रहती है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। जो सैकेराइड वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है शुगर। मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है टू। मोनो 1, डाई 2। तो मोनोसैकेराइड्स 1 शुगर यूनिट, डाइसैकेराइड 2 शुगर यूनिट्स। मोनोसैकेराइड्स के अंदर आता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। फ्रुक्टोज होता है जो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। फिर एक होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज वो होता है जो एक पार्ट ऑफ मिल्क के पार्ट के अंदर जो पाया जाता है उसको गैलेक्टोज कहते हैं। फिर करते हैं बात डाइसैकेराइड्स की, 2 शुगर्स यूनिट। उसमें आता है सरकोज और लैक्टोज। तो जो सरकोज होता है वो बनता है, ग्लूकोज जब ज्वाइन करता है फ्रुक्टोज के साथ तो वो सरकोज बनता है। प्राइम एग्जांपल है टेबल शुगर। शुगर केन से बनता है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसको टेबल शुगर कहते हैं, उसको सरकोज कहते हैं। उसके बाद आता है लैक्टोज, जो मिल्क के अंदर शुगर पाई जाती है। ग्लूकोज और लैक्टोज को अपन कंबाइन कर दें तो वो लैक्टोज बनता है। कई बार आपने सुना होगा कई लोग मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो बेसिकली उनका लैक्टेज एंजाइम होता है एक, जो उस कमी की वजह से, उस एंजाइम की कमी की वजह से उनको हम लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं। उनको फूड डाइजेस्ट, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता एंड सो ऑन प्रॉब्लम्स होती हैं।
मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फास्ट एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की रेंज में डाल दिए थे हमने, और स्लो एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की रेंज में डाल दिए थे। लेकिन इसको थोड़ा और ब्रॉड करें, अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ आपको, तो दोनों ही केस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में भी और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में भी दोनों में फास्ट और स्लो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम थोड़ा और इजीली समझ पाएंगे जब मैं आपको अभी थोड़ी देर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं अभी सेकंड कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम साइंटिफिक में पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। पॉली मतलब मैनी और सैकेराइड मीन शुगर। उसके अंदर आता है स्टार्च और फाइबर। जो पॉलीसैकेराइड है वो बहुत सारे शुगर से यूनिट से एक साथ ज्वाइन होकर बनता है, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ ज्वाइन होते हैं। तो उसमें पहला आता है स्टार्च, दूसरा आता है फाइबर। स्टार्च होता है इनर पार्ट ऑफ द फूड, प्लांट फूड, सीरियल, वेजिटेबल, वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो सकता है हमारी बॉडी में। और जो फाइबर होता है वो आउटर पार्ट ऑफ द फूड होता है, प्लांट फूड, सीरियल और वेजिटेबल, वो इतनी ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होता शरीर में। एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि ग्लाइकोजन एनिमल फूड्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि वो उनमें तब तक ही पाया जाता है जब तक वो एनिमल जिंदा होता है। उसके मरने के बाद उसको जो फूड हम खाते हैं, एनिमल फूड जो भी हम खाते हैं, उसमें वो नहीं पाया जाता। सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सीरियल और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, उसके अंदर स्टार्च और फाइबर होता है। तो जो फास्ट एब्जॉर्ब और स्लो एब्जॉर्ब, जो उसकी हम डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है वो ये है कि उस फूड के अंदर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर फाइबर की मात्रा कितनी है, फाइबर का अमाउंट कितना है, उसके बेस पर ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फास्ट एंड स्लो एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स दोनों कैटेगरी में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के दोनों कैटेगरी में मैं एग्जांपल्स नीचे लिख दूंगा, आप उसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रैंकिंग है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको 0 to 100 के स्केल पे दिया गया है, जिसमें किस रेट से कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, फिर किस रेट से ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन लेवल राइज करते हैं। तो अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के अबव है तो वो हाई ग्लाइसेमिक फूड में आता है। अगर किसी का 55 to 70 है तो वो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। अगर उसका बिलो है 55 से तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। आने वाले टॉपिक्स में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स को भी, मॉडरेट ग्लाइसेमिक को भी और लो को भी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे के मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा कि राइस हाई ग्लाइसेमिक फूड है, तो हम जैसे इंडियन डाइट्स में राइस कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते। तो कई लोग वाइट राइस को अवॉइड करना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं अपनी डाइट्स में। मेरा मानना है कि आप राइस के साथ हमेशा दाल लेते हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो वो कंपनसेट कर देगा एक दूसरे के साथ। फिर हम सैलेड भी तो खाते हैं साथ में। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की, इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है यार, किसी फूड का मैंने बोल दिया 70 अबव है तो खा ही नहीं सकते, या फटाफट डाइजेस्ट हो जाएगा, एनर्जी नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को कंबाइन करके आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आज के कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक पे इतना ही। मुझे पता है थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना है, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मेरा प्राइमरी गोल है किसी भी टॉपिक का बेसिक क्लियर करना, मेरे नॉलेज तक जितना मेरे को आता है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। 100% नहीं कह सकता कि मुझे सब पता है, एक शेर के ऊपर एक सवा शेर हमेशा बैठा रहता है। फिर भी मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज तक मैं आपको जितना मुझे पता है मैं आप लोग तक शेयर करता रहूँगा। एंड टिल देन, stay strong, keep watching DM Fitness.